तो आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनके नाम से एक समय में इंडिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस थर थर कांपते थे। एक ऐसी शख्सियत जिनका लोहा इंडिया के अंदर ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर पूरे विश्व भर में माना जाता था। कहते हैं कि भारतीय राजनीति में इन जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतीय राजनीति की कहानी इस शख्सियत के बिना एकदम अधूरी है। इनका व्यक्तित्व जितना मजबूत था, इनकी समझ और विचार उतने ही बुलंद थे। 1999 में बीबीसी के द्वारा उनको वुमन ऑफ द मिलेनियम के खिताब से नवाजा गया। लेकिन दोस्तों, इनके राजनीतिक सफर की कहानी जितनी सुनहरी थी, उसमें धब्बे भी उतने ही गहरे लगे। जी हां दोस्तों, इनकी पॉलिटिकल जर्नी कंट्रोवर्सी से भरी हुई थी। इनका पॉलिटिकल करियर एक रोलर कोस्टर राइड के जैसा था, जिसमें 1971 के इंडो पाक वॉर की जीत और ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे सक्सेसफुल हाइज के साथ साथ इमरजेंसी और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे क्रिटिकल लोज भी थे। हालांकि उनको उनकी अथॉरिटेरियन पॉलिसीज के चलते काफी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा लाए गए एक्सटेंसिव सोशल प्रोग्राम्स हमेशा तारीफ के पात्र बने। खैर, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है। आज हम आपको इंदिरा गांधी की जिंदगी के इसी रोमांचक सफर से रूबरू कराएंगे। तो आइए इस कहानी को शुरू करते हैं। अर्ली लाइफ, चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस। दोस्तों, बात है 19 नवंबर 1917 की। एक कश्मीरी पंडित फैमिली में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू के घर में इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। उनका शुरुआती पालन पोषण इलाहाबाद में उनकी पुश्तैनी हवेली आनंद भवन में हुआ। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वो काफी लाड़ प्यार में पली। लेकिन सिंगल चाइल्ड होने के कारण उनका बचपन काफी अकेलेपन में बीता। उनके पिता पंडित नेहरू का ज्यादातर समय पॉलिटिकल एक्टिविटीज में जाता था, जबकि उनकी माता ट्यूबरक्यूलोसिस की वजह से बीमार रहा करती थी और अपनी इस बीमारी के कारण उन्होंने 1936 में ही दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उस समय देश में इंडियन नेशनल मूवमेंट अपनी पकड़ मजबूत कर रहा था। पूरा देश अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए लड़ रहा था और जाहिर है कि एक स्ट्रांग पॉलिटिकल फैमिली से आने के कारण इस सब का असर इंदिरा गांधी पर भी पड़ रहा था। वो अपनी ऑटोबायोग्राफी माय ट्रूथ में लिखती हैं कि उनके पिता से मिलने कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स उनके घर पर आते थे। इन लीडर्स के साथ साथ पंडित नेहरू को अक्सर जेल भी जाना पड़ता था, इसीलिए उनके घर पुलिस का आना जाना लगा ही रहता था। इसी एनवायरनमेंट में उनके अंदर करेज और देश प्रेम बचपन से ही जागने लगा था। वो स्वभाव से काफी चंचल थी। वो अपने दोस्तों को बुलाकर उनके सामने अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की आवाज में स्पीच दिया करती थी। बचपन में उनका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भी अपने स्तर पर योगदान रहा। जैसा कि हम जानते ही हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान देश में फॉरेन क्लोथ्स और बाकी प्रोडक्ट्स बॉयकॉट किए जा रहे थे। इस चीज से इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी। एक बार जब उनकी एक रिलेटिव पेरिस से उनके लिए फॉरेन क्लोथ्स और डॉल्स लेकर आई, तो उन्होंने उनको लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उनका ऐसा करना उनके देश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों के खिलाफ होगा। यहां आपको बता दें कि उनको डॉल्स से बहुत ज्यादा लगाव था, लेकिन इसके बावजूद इतनी छोटी सी उम्र में उन्होंने उन गिफ्ट्स को एक्सेप्ट न करके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में एक छोटा सा किंतु अहम योगदान दिया। अगर उनकी फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो उन्होंने 1934 में अपनी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट की। वो बहुत ज्यादा स्कूल अटेंड नहीं किया करती थी। इस दौरान उन्हें ज्यादातर शिक्षा घर पर ही दी जाती थी। इसके बाद वो शांति निकेतन में विश्व भारती यूनिवर्सिटी भी गई, लेकिन इस बीच उनको अपनी सिक मदर को अटेंड करने के लिए यूरोप जाना पड़ा। 1936 में अपनी मदर की डेथ के बाद उन्होंने हिस्ट्री की स्टडीज के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में कदम रखा, लेकिन इस दौरान उनकी खुद की हेल्थ भी खराब रहने लगी। अपने ट्रीटमेंट के लिए उन्हें बार बार स्विट्जरलैंड जाना पड़ता था। इसी बीच ऑक्सफोर्ड में उनकी फिरोज गांधी से भी मुलाकात हुई। फिरोज गांधी एक पारसी थे जो गुजरात से बिलोंग करते थे। हालांकि वो एक दूसरे को इलाहाबाद के स्कूल से ही जानते थे, लेकिन बाद में वो जाकर यूके में मिले और वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी को शादी के लिए प्रपोज किया। इस बीच इंदिरा गांधी ने बहुत सी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की। उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोने में जाकर वहां चल रहे वॉर्स, डिस्क्रिमिनेशन और नेशनल स्ट्रगल से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपनी इल हेल्थ और कुछ दूसरे डिस्ट्रप्शंस की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में छोड़कर 1941 में वापस इंडिया आना पड़ा। यहां आपको बता दें कि कुछ समय बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें एक ऑनररी डिग्री से नवाजा गया। 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको ऑक्सेशियंस यानी एशिया के 10 इलस्ट्रियस ग्रेजुएट्स की लिस्ट में भी शामिल किया।
तो आप देख सकते हैं कि उनकी फॉर्मल एजुकेशन कभी भी रेगुलरिटी के साथ नहीं हो पाई। इसलिए उन्होंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया। उन्होंने अपने आसपास के एनवायरनमेंट, अपनी ट्रैवलिंग्स और लोगों से बहुत कुछ सीखा, और इसमें पंडित नेहरू की भी एक अहम भूमिका रही। पंडित नेहरू अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट्स के कारण ज्यादातर अपनी बेटी से लेटर्स के जरिए कम्युनिकेट करते थे। इन लेटर्स को उनकी फेमस बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कंपाइल किया गया है। खैर, जब इंदिरा गांधी 1941 में इंडिया वापस आई, उस समय इंडिया में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल अपने पीक पर होता है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के लॉन्च होने से कुछ ही समय पहले उनकी फिरोज गांधी के साथ शादी होती है। इसके बाद दोनों ही फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। इस बीच दोनों कई बार जेल भी जाते हैं। इस दौरान इंदिरा गांधी को शास्त्री जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलता है। इस एक्सपीरियंस से वो शास्त्री जी के नेतृत्व से भी बहुत इंस्पायर होती हैं। इन्हीं सालों में वो 2 बेटों को भी जन्म देती हैं। 1944 में राजीव गांधी और 1946 में संजय गांधी का जन्म होता है। हालांकि वो अपने पॉलिटिकल एक्टिविज्म की वजह से अपने बच्चों को ज्यादा समय नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद उनके और उनके बच्चों के बीच एक स्ट्रांग बॉन्डिंग रही। खैर, इसके कुछ ही समय बाद इंडिया के इंडिपेंडेंस की घड़ी आ गई। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन के कारण देश भर में भयानक राइट्स फैल गए। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से इंस्पायर होकर इन राइट्स को कंट्रोल करने के लिए पीस ट्रीटीज से लेकर रिलीफ कैंप्स आयोजित करती हैं। इस दौरान कई बार बात उनकी जान पर भी बनाती है, लेकिन वो अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। तो दोस्तों, अभी तक हमें इंदिरा गांधी के चाइल्डहुड, एडल्टहुड, पॉलिटिकल एक्टिविज्म और उनकी नेचर का अंदाजा लगा। लेकिन उनकी जिंदगी ने एक शार्प टर्न तब लिया जब उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन पॉलिटिक्स में कदम रखा। और वो कैसे, आइए देखते हैं। ट्यूमल्टुअस पॉलिटिकल जर्नी। दोस्तों, इंदिरा गांधी की असल पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत हुई 1959 में, जब उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया। ये पीएम नेहरू के हाईली सेंट्रलाइज्ड कैबिनेट में चीफ ऑफ स्टाफ के तौर पर काम करती रहीं। 1964 में पीएम नेहरू की डेथ के बाद उनको राज्यसभा के मेंबर के रूप में इलेक्ट किया गया, लेकिन पीएम लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में उन्होंने मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का रोल अदा किया। 1966 में अनफॉर्चुनेटली शास्त्री जी की भी डेथ हो जाती है, और उनकी डेथ के बाद देश की पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंसेस शुरू हो जाते हैं। अब कांग्रेस के अंदर नेक्स्ट पीएम बनने के लिए लीडर्स के बीच एक जंग सी छिड़ जाती है। अभी तक इंडिया 2 वॉर्स भी झेल चुका था। देश की इकोनॉमी एकदम खस्ता हालत में थी। इसके अलावा 1966 में देश में सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से देश के ऊपर फूड शॉर्टेज और इन्फ्लेशन की भी मार थी। ऊपर से इतने कम समय में देश के सबसे एफिशिएंट लीडर्स की डेथ हो चुकी थी, तो एक पॉलिटिकल टर्मोइल अपने आप जनरेट हो गया था। ऐसे में देश की सत्ता किसके हाथों में सौंपी जाए, यह बड़ा जटिल सवाल था। जाहिर है कि इंदिरा गांधी इस पोस्ट के लिए कंटेंड कर रही थी, लेकिन उनको उन्हीं की पार्टी का सपोर्ट नहीं था। यहां मोरारजी देसाई भी एक स्ट्रांग कैंडिडेट थे, लेकिन सीनियर कांग्रेस लीडर्स का एक गुट, जिसको सिंडिकेट कहा जाता था, वो चाहता था कि मोरारजी देसाई पीएम ना बने, क्योंकि ऐसा होता तो कांग्रेस में इन सीनियर लीडर्स का रुतबा कम हो जाता। इसीलिए सिंडिकेट ने एक कॉम्प्रोमाइज के तहत मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को पीएम का पद दिला दिया। इंदिरा गांधी उस समय बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, इसीलिए सिंडिकेट के एक नेता राम मनोहर लोहिया उनको गूंगी गुड़िया भी कहते थे। सिंडिकेट का मानना था कि एक बार वो पीएम बन गई तो जैसा ये लोग कहेंगे वो वैसा वैसा करती जाएंगी। लेकिन ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। तो जब इंदिरा गांधी ने पीएम का ताज पहना तो वो कांटों से भरा हुआ था। देश के बड़े बड़े चैलेंजेस बड़े जोर शोर से उनका स्वागत कर रहे थे। वो इस क्रिटिकल समय में, इसीलिए सिंडिकेट ने एक कॉम्प्रोमाइज के तहत मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को पीएम का पद दिला दिया। इंदिरा गांधी उस समय बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, इसीलिए सिंडिकेट के एक नेता राम मनोहर लोहिया उनको गूंगी गुड़िया भी कहते थे। सिंडिकेट का मानना था कि एक बार वो पीएम बन गई तो जैसा ये लोग कहेंगे वो वैसा वैसा करती जाएंगी। लेकिन ऐसा सोचना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और ऐसा क्यों, ये हम आगे देखेंगे। तो जब इंदिरा गांधी ने पीएम का ताज पहना तो वो कांटों से भरा हुआ था। देश के बड़े बड़े चैलेंजेस बड़े जोर शोर से उनका स्वागत कर रहे थे। वो इस क्रिटिकल समय में देश की पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, नेशनल और इंटरनेशनल पॉलिसीज में रेडिकल चेंज लेकर आती हैं। सबसे पहले 1967 में उन्होंने देश की फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए स्ट्रांग एफर्ट्स लॉन्च किए। उस समय इंडिया अपने ग्रेन की सप्लाई के लिए यूएस पर डिपेंडेंट था, लेकिन वियतनाम वॉर में अमेरिका का सपोर्ट न करने की वजह से यूएस इंडिया को ह्यूमिलिएट कर रहा था। इसीलिए इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि अब कुछ भी हो जाए,
लेकिन भारत को अपनी फूड सप्लाई के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसी के चलते उन्होंने देश में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने के लिए 1967 में इनिशियल स्टेप्स लिए और उनके इस स्ट्रांग प्रोग्राम की बदौलत भारत कुछ ही सालों में इस सेक्टर में सेल्फ सफिशिएंट हो गया। फिर 1969 में देश में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए, जिसमें इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए आगे किया, लेकिन सिंडिकेट ने एनएस रेड्डी का सपोर्ट किया। इंदिरा गांधी के सपोर्ट के चलते वीवी गिरी एक छोटे से मार्जिन से प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जीत गए और ये इंदिरा गांधी के सिंडिकेट के खिलाफ एक बड़ी जीत साबित हुई। साथ ही इंदिरा गांधी की उनकी पार्टी पर पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। लेकिन इसके बाद कांग्रेस दो हिस्सों में बंट गई। इसमें पहला सेक्शन है कांग्रेस आर, जिसको इंदिरा गांधी लीड करती हैं, और दूसरा है कांग्रेस ओ, जिसके लीडर मोरारजी देसाई बन जाते हैं। इस राइवलरी के चलते इंदिरा गांधी को कुछ समय के लिए बर्खास्त भी किया जाता है, लेकिन माइनॉरिटी में होने के बावजूद इंदिरा गांधी फिर वापस गद्दी पर आकर अपनी सरकार बनाती हैं। इस बार उन्होंने देश के लिए कुछ और हिस्टोरिक स्टेप्स लिए। सबसे पहले उन्होंने देश के 14 मेजर बैंक्स को बिना फाइनेंस मिनिस्टर से पूछे नेशनलाइज कर दिया। यह मूव बहुत फ्रूटफुल साबित हुआ। इससे हाउस होल्ड सेक्टर की सेविंग्स भी इंप्रूव हुई। इसके बाद उन्होंने कई सेक्टर्स जैसे कि स्टील, कॉपर, कोल, कॉटन टेक्सटाइल्स, रिफाइनिंग और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज को भी नेशनलाइज किया, जिससे लेबर सेक्टर के लिए एम्प्लॉयमेंट और उनके राइट्स सिक्योर किए जा सके। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के क्लॉज यानी जेंडर इक्वालिटी पर भी काम किया। इन्हीं की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंडर मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे स्टेट्स इंडिया के साथ एक्सीड हुए। इसी बीच उन्होंने प्रीवी पर्स को भी अबॉलिश किया। दोस्तों, इस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के तहत इंडियन गवर्नमेंट प्रिंसली स्टेट्स को उनके स्टेट के हिसाब से एक फिक्स्ड स्टाइपेंड दिया करती थी, लेकिन इंदिरा गांधी की नजर में यह देश की इकोनॉमी को ड्रेन कर रहा था। किंतु जब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाया गया तो वहां इंदिरा गांधी के डिसीजन के अगेंस्ट फैसला हुआ। इसी के चलते इंदिरा गांधी ने लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया और शेड्यूल्ड टाइम से एक साल पहले यानी मार्च 1971 में चुनाव कराए गए। इस दौरान उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा देकर देश में कई सोशल रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की बात कही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मोरारजी देसाई के नेतृत्व में पूरा अपोजिशन इंदिरा गांधी के खिलाफ एक साथ आ गया और उन्होंने अपना नारा दिया, इंदिरा हटाओ। इसके बावजूद इंदिरा गांधी इस इलेक्शन में क्लियर मेजॉरिटी के साथ जीती और फिर से पावर में आई। लेकिन 1970s इंदिरा गांधी के टेन्योर का सबसे कंट्रोवर्शियल और अथॉरिटेरियन फेज रहा। वो कैसे, आइए देखते हैं। द डार्क ईयर्स। दोस्तों, इलेक्शन जीतने के बाद इंदिरा गांधी के सामने सबसे बड़ा इश्यू था ईस्ट पाकिस्तान का। पाकिस्तानी आर्मी की एट्रोसिटीज के कारण भारत में ईस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजीज भर भर कर आने लगे। बांग्लादेश की आर्मी मुक्ति बाहिनी लगातार पाकिस्तान की आर्मी से लड़ रही थी और भारत से मदद मांग रही थी। इसको देखकर मिसेस गांधी ने इंडियन आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान आर्मी को वहां से खदेड़ने का आदेश दिया। इंडियन आर्मी ने सही समय देखते ही ईस्ट पाकिस्तान पर अटैक किया और 13 दिनों के अंदर अंदर बांग्लादेश को लिबरेट करा दिया। इस वॉर में पाकिस्तानी आर्मी के सरेंडर ने इंदिरा गांधी के स्टैचर को दुनिया भर में और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। इसी के बाद उनको आयरन लेडी ऑफ इंडिया का टैग दिया गया। इंदिरा गांधी की इस प्रेस्टीज का फायदा इंडिया को 1974 में हुआ, जब उसने अपना फर्स्ट पीसफुल न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया। लेकिन डोमेस्टिक फ्रंट पर मिसेस गांधी के लिए अब कुछ नए चैलेंजेस उबाल ले रहे थे। बढ़ते अनएम्प्लॉयमेंट, सिकुड़ती इकोनॉमी और 1971 इलेक्शंस में इंदिरा गांधी की कंट्रोवर्शियल विक्ट्री को लेकर पूरे देश में प्रोटेस्ट चल रहे थे। उन्होंने अपनी कुर्सी के ऊपर मंडराते हुए खतरों को देखकर कई लोगों को अरेस्ट किया। जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया और इंदिरा गांधी की पॉलिटिकल पावर्स को लिमिट करने का फैसला लिया। उनको लोकसभा से हटाने के साथ साथ अगले 6 साल तक इलेक्शंस न